तो चलिए बच्चों, हम लोगों का चैप्टर चल रहा था बोनस शेयर। और बोनस शेयर के अंदर हमने अपनी पिछली क्लास में जो जो चीज़ें पढ़ ली थी, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या बातें हमने पढ़ी थी। तो देखो बच्चों, बोनस शेयर के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर ये बात पढ़ी थी कि जो बोनस शेयर्स हैं हमारे, बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए हम लोगों को जो रिजर्व्स लेने पड़ते हैं, तो वो जो रिजर्व्स हम यूज़ कर सकते हैं वो कौन कौन से कर सकते हैं? फ्री रिजर्व, यानी हम अपने फ्री रिजर्व से ही पैसा उठा के बोनस शेयर्स का यूज़ कर सकते हैं, बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। अब फ्री रिजर्व में कौन कौन से रिजर्व्स थे हमने बात करी थी? जनरल रिजर्व की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स की। तो ये सारे हमारे फ्री रिजर्व्स थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी पैसा ले सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी पैसा ले सकते हैं, और लेकिन ये है कि सिक्योरिटी प्रीमियम आपका रिलीज होना चाहिए कैश के अंदर। और इसके बारे में भी चर्चा की कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे कैश के अंदर रिलीज होता है। जब आप शेयर्स इशू करते हो और आपको कैश मिलता है, शेयर हमने प्रीमियम पर इशू किया और हमें कैश मिल गया, लेकिन अगर शेयर हमने कंसीडरेशन अदर देन कैश के अंदर दिए हैं और वहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो उसको नॉट इन कैश मानते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में रिसीव किया हुआ नहीं मानते। और तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से भी आप अपना पैसा उठा सकते हो। ठीक है, इससे पहले हमने बात पढ़ी थी कि हम रिजर्व्स के अंदर देखें तो मैंने आपको एक ओवर स्मार्ट कंपनी का एक एग्जांपल दिया था और ये बात बताया था कि रीवैल्यूएशन रिजर्व्स, कहने को रिजर्व्स होता है, इस रीवैल्यूएशन रिजर्व्स को हम कभी भी बोनस शेयर को इशू करने के अंदर काम में नहीं ले सकते। और भी कई सारी कंडीशन थी। तो अब आज हमें क्या चीज देखनी है, इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती है, किस तरीके से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, और फिर मैं आपको आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से होना है। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर है क्या, आप अगर हम बात करें जर्नल एंट्रीज की, तो देखिए जर्नल एंट्रीज की अगर आप बात करते हो तो पहली एंट्री हम इसकी क्या करेंगे, बोनस शेयर की। बोनस शेयर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको करना है तो पहली जर्नल एंट्री क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जिस भी रिजर्व से आप पैसा उठा रहे हो उस रिजर्व को हम डेबिट करेंगे। बेसिकली देखिए बच्चे, होता क्या है, जितने भी रिजर्व होते हैं हमारे बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में आते हैं, और हम अपने बचपन मतलब हमारी क्लास 11 से इस कंसेप्ट को पढ़ते हुए आए हैं कि जितनी भी लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो आप उसको क्रेडिट करें, घटती है तो डेबिट करें। और एसेट्स के अंदर क्या होता है? एसेट्स के अंदर होता है जितनी भी एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट करें और घटती हैं तो क्रेडिट करें। अब देखिए बच्चों, हमें रिजर्व से पैसा उठाना है, और रिजर्व्स आप कहां पर लेते हैं? लायबिलिटी साइड में, यहीं पे लिखते हैं बैलेंस शीट में। और अगर आप रिजर्व से पैसा उठाएंगे, तो रिजर्व्स डेबिट होने चाहिए। तो मैंने आपने बोला कि हाँ सर हमें याद है, फ्री रिजर्व्स को से हम पैसा ले सकते हैं, तो आप फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट करो। मैंने कहा बिल्कुल सर। उसके बाद आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम बताया था, आप उसको भी डेबिट करो सर। उसके बाद अब आप सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद अब आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से पैसा ले सकते हैं सर, आप उसको भी डेबिट करो। मैंने कहा बिल्कुल, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व सर अप टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर कर दो, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। सर हम समझ गए थे, पहले ही समझ गए थे यही एंट्री होनी है। मैंने कहा बेटे बात तो ठीक कहते हो, एंट्री तो यही होनी है, लेकिन इसका सीरियल ऑर्डर गलत है। सर ऐसा क्यों? मैंने कहा सबसे पहले हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से पैसा उठाना चाहिए। सर हमने फ्री रिजर्व्स को डेबिट किया है, तो आप क्या कहना चाहते हो कि सबसे पहले हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स को डेबिट करें? मैंने कहा हाँ सर, ऐसा क्यों कहना चाहते हो? मैंने कहा देखो बच्चों, फ्री रिजर्व्स तो ऐसे रिजर्व्स हैं जो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। कंपनी एक्ट के अंदर, जिसका नाम ही फ्री रिजर्व है, तो कंपनी एक्ट के अंदर फ्री रिजर्व्स को हम हर जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए भी काफी हद तक हमारे पास ऑप्शंस हैं जब हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों हमारे पास कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स के लिए बहुत ही हमारे पास स्पेसिफिक
कंडीशंस हैं जब हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स को यूज कर सकते हैं। उन स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर एक कंडीशन है बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर की। अब बच्चों देखो, मैं आपको एक बात समझाता हूं कि मान के चलिए आपने फ्री रिजर्व से पैसा उठा लिया, मान के चलिए अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम से भी पैसा उठा लिया और आपका अरेंजमेंट हो गया और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आपका बच गया, आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने फ्री रिजर्व से पैसा उठाया, सिक्योरिटी प्रीमियम से भी पैसा उठा लिया और बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर की व्यवस्था हो गई बोनस शेयर्स देने की, लेकिन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आपका पड़ा रह गया। अब फ्यूचर में अगर आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स को यूज करना होगा तो अब आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम अब किसी मान लो और भी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो फ्री रिजर्व्स तो काम में आ सकते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम काम में आ सकते थे, लेकिन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स काम में नहीं आ सकता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जैसे मान के चलिए डिविडेंड पे करना है या समथिंग, कुछ भी चीज किसी काम में भी लेना है तो फ्री रिजर्व्स तो काम में आ सकते हैं, लेकिन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व काम में नहीं आ सकता। वहां पर आप क्या चीज सोचोगे, काश हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज कर लेते और फ्री रिजर्व को छोड़ देते। अगर फ्री रिजर्व को छोड़ देते तो आज फ्री रिजर्व काम में आ जाते। इसी वजह से बच्चों प्रायोरिटी बना दी गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि फ्री रिजर्व हम डेबिट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसको देखते हुए एक प्रायोरिटी बन गई क्या, कि अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स हैं तो सबसे पहले आप क्या चीज यूज करने वाले हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स। क्योंकि अगर आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स यूज कर लेंगे तो उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा, पहले ही यूटिलाइजेशन हो जाएगा उसका। जब उसका पहले यूटिलाइजेशन हो जाएगा तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्यों? वो इसलिए बढ़िया रहेगा क्योंकि फ्री रिजर्व्स आपके बचे रह जाएंगे, फ्यूचर में कोई और काम होगा तो आप फ्री रिजर्व से वो पैसे को यूज कर सकते हो। हालांकि इसकी और क्लैरिटी अभी आपको क्वेश्चन के साथ आ जाएगी। स्टिल आपको ये मानते हुए चलना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा हमको किसको देनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स को ही देनी है। एंट्री तो हो जाएगी, एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। यानी हमने सबसे पहले यूटिलाइजेशन किसको करना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स को। फिर हम देखेंगे अच्छा पैसे की व्यवस्था नहीं हुई तो दूसरा दरवाजा खटखटाओ सिक्योरिटीज प्रीमियम का, उसके बाद हम व्यवस्था करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम से। तो अब आपकी एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब भी व्यवस्था नहीं हो पाई तो अब आप ले लीजिए फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। यानी हम जितना यूज कर सकते थे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स को पूरा यूज किया, और उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि इसके अंदर भी लिमिटेशंस है और फ्री रिजर्व्स के अंदर तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो आपको किसी भी चीज के अंदर आप यूज कर सकते हो इसको। तो इसीलिए हमने इसकी प्रायोरिटी ऐसे ही बनाई, सबसे पहले आप यूज करें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम और फिर फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व्स अगर बच भी गए तो दूसरी जगह काम आ जाएंगे, लेकिन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स अगर बच गया तो दूसरी जगह काम नहीं आ पाएगा। इसीलिए अगर मौका लगा है तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स को पूरा यूज कर लो, पहले ही कर लो पूरा यूज। पता लगे कि बाद में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बच गया और फ्री रिजर्व यूज कर लिया, ये तो बेवकूफी हो जाएगी। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई कि आप कहना क्या चाहते हो। मैंने कहा ठीक है बच्चों, अब हमें ये एंट्री हमने रिजर्व से व्यवस्था करने की कर ली। अब दूसरी एंट्री जो बच्चों हमको करनी होती है, अब आपको बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट करना है। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट करना होगा। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यानी आपको देखो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर पहले क्रेडिट हुआ था, हमने पेबल किया था, उसी पेबल को डेबिट कर दिया और इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि बोनस मिल गए। तो बोनस देने की बच्चों यही एंट्री होती है। तो अब आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता लग गया कि इसकी एंट्री क्या करनी है, बोनस शेयर इशू करने की क्या एंट्री करते हैं। अब देखो बच्चों, इसी के साथ साथ आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं। क्या मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, नोट क्या लिखवाया था, बिफोर इशूइंग बोनस शेयर, बिफोर इशूइंग बोनस शेयर एक कंडीशन थी जो हमें चेक करनी है। कंडीशन चेक क्या,
क्या कंडीशन चेक करनी है? उनमें से एक कंडीशन, कई सारी कंडीशन मैंने वैसे आपको लिखवाई थी, उनमें से एक कंडीशन क्या थी? इफ द एग्जिस्टिंग शेयर, अगर आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर हैं, इफ द एग्जिस्टिंग शेयर आर पार्टली पेड अप, if the existing share are partly paid up, then first of all it should made fully paid up, then it should made fully paid up. अगर आपके पास कुछ ऐसे शेयर्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो पार्टली पेड अप हैं और अगर आप उनको बोनस शेयर इशू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना चाहिए? जो पार्टली पेड अप शेयर है उनको आप फुली पेड अप बना दो। 10 रुपीज का शेयर है, 8 रुपीज पेड अप है। बोनस शेयर की एंट्री करने से पहले एक काम करो, 2 रुपीज फाइनल कॉल के भी आप कॉल करके उनसे मंगा लो, पार्टली पेड अप को फुली पेड अप बना लो। तो ये कंडीशन है बच्चों, पार्टली पेडअप को हम फुली पेडअप बना लेंगे। अब आपके मन में विचार उठेगा, सर पार्टली पेडअप को फुली पेडअप तो बना लेंगे, लेकिन उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी वो बताओ। तो मैंने कहा बच्चों बहुत आसान है, पार्टली पेडअप को फुली पेडअप की बनाने की एंट्री। तो देखो, हमेशा हम ये मानते हुए चलते हैं कि आखिरी कॉल ही हमने नहीं मांगा होगा या नहीं चुकाया होगा। तो अब आप देखो, इसको इस तरीके से हम एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो देखो, अगर ऊपर वाले पॉइंट को लेते हुए चलूं तो कितने रुपए कॉल करने हैं अपन को? 2 रुपीज, तो 2 रुपीज कर दिए अपन, और वो फुली पेडअप बनाने तो उसने चुका भी दिए। तो एंट्री क्या करेंगे आप इसको रिसीव करने की? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। यानी अगर आपके पार्टली पेड शेयर हैं, अगर आपके पार्टली पेड शेयर हैं तो उनको फुली पेड हमें बना लेना चाहिए, पार्टली पेड शेयर को फुली पेड अप बना लेना चाहिए। तो अब आप बोलेंगे सर अब हमें आपकी पूरी बात समझ में आ गई कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमें रिजर्व से पैसा उठाना है। सबसे पहले हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से पैसा उठाएंगे, क्योंकि वो उसका यूटिलाइजेशन बहुत ही स्पेसिफिक है और उन स्पेसिफिक पर्पस के अंदर एक पर्पस हमारा बोनस शेयर के लिए है। फ्री रिजर्व्स तो किसी भी काम में आ सकते हैं, इसलिए हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद हम सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा उठाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर कैश में रिलीज है तो, और अगर फिर भी पैसे की व्यवस्था करनी होती है, जरूरत पड़ती है, तो हम अपने फ्री रिजर्व से पैसा उठाएंगे। फ्री रिजर्व सर आपने लिखवा दिए थे। फ्री रिजर्व होते हैं जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, और एंट्री कर देंगे टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। सर उसके बाद दूसरी एंट्री होती है बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इससे बोनस शेयर हम उनको इशू कर देंगे, एडिशनल फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स। सर आपने ये बात भी हमें बताई कि अगर बोनस शेयर इशू करने से पहले हमें चेक कर लेना है कि अगर शेयर पार्टली पेड अप है तो हम बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। उसके लिए हमें पार्टली पेड अप शेयर को क्या बनाना पड़ेगा? फुली पेड अप। और बेटा पार्टली पेड अप शेयर को फुली पेड अप बनाने के लिए आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी फाइनल कॉल की, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो चलिए बच्चों, अब देखना यह है कि आपके मन में विचार उठ रहा होगा कि सर इसका एक क्वेश्चन करा दो तो सर हमें बात समझ में आ जाए। तो देखिए बच्चों, अब हमें देखना है इसका क्वेश्चन। अब देखना ये है कि इसका क्वेश्चन किस तरीके से है, और मॉड्यूल के क्वेश्चन है, ये आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन है कि किस तरीके से इस मॉड्यूल का क्वेश्चन आपका सॉल्व होना है, कैसे बोनस शेयर के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से बातें होंगी। तो वो सारी बातें हमें इस क्वेश्चन के अंदर बातें समझ में आ जाएगी। एक एक करके हम मॉड्यूल के सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे और आपको बातें क्लियर होती चली जाएंगी। तो चलिए बच्चों, मॉड्यूल का ये एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके ICAI स्टडी मटेरियल का, और उस एग्जाम्पल को करते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिखा है द फॉलोइंग आइटम अपीयर इन द
ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी ऑन 31 मार्च 2001। आगे लिखा है 400 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 400 इक्विटी शेयर है। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है ये आपका, आईसीआई स्टडी मटेरियल का। एग्जाम्पल नंबर 1। और लिखा हुआ है इसके अंदर 4 लाख रुपीस के आपके इक्विटी शेयर्स हैं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स आपका दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 55,000। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स कितना दे रखा है? 55,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा हुआ है कलेक्टेड इन कैश। क्लियरली लिख दिया कि सिक्योरिटी प्रीमियम आपको कैश में कलेक्ट हुआ है। फिर लिखा हुआ है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व लिखा हुआ है 1,05,000 का। और सरप्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है 50,000 का। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर एट द रेट ऑफ ₹1 फॉर at the rate of 1 for every at the rate of 1 share for every 4 शेयर हेल्ड। हर 4 शेयर के बदले में 1 शेयर, यानी बोनस शेयर 1:4 दे रहे हैं, तो यानी हर 4 के बदले में 1 बोनस शेयर। फॉर दिस पर्पस इट इज डिसाइडेड दैट देयर शुड बी अ मिनिमम रिडक्शन इन द फ्री रिजर्व्स। आ गई बात कि आपको फ्री रिजर्व्स के अंदर मिनिमम रिडक्शन करना है। क्यों करना है उसका कारण मैं आपको बता चुका हूं। आगे लिखा पास जर्नल एंट्रीज। तो क्या दिक्कत है? बड़ा आसान सी बात है ये। सर ये तो सच में बहुत आसान क्वेश्चन है। मॉड्यूल के क्वेश्चन सर वाकई इतने आसान है हमारे स्टडी मटेरियल के, आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन। हाँ बच्चों, आप अगर कंसेप्ट समझते हुए चलेंगे तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे और सभी आसान लगने लगेगा। आपकी इसके अंदर देखिए सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या होने वाली है? सबसे पहली जर्नल एंट्री आपकी होने वाली है, हम लेते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से। हम क्या लेते हैं इसके अंदर? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से पैसा उठाएंगे। तो सबसे पहले आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से पैसा उठाएंगे तो आप क्या लिखने वाले हैं यहां पर? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करने वाले हैं आप? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमेशा हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से सबसे पहले पैसा उठाते हैं। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कितने पैसे पड़े हैं? 55,000। तो देखिए बच्चों, वैसे अब आप देखो हिसाब भी लगा सकते हो। आपको देखो कितने चाहिए? बोनस शेयर्स कितने इशू करने हैं? यहां पर अपन एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमें बोनस शेयर्स कितने चाहिए। बोनस शेयर्स का रेशियो दे दिया आपको 1:4 का। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स फॉर एवरी 4 share held 1 bonus share will be given। 1 bonus share will be given, यानी जिसके पास 4 शेयर है उसको आप कितने शेयर देंगे? 1 शेयर। अब आप देखिए आपके पास कितने शेयर्स हैं? 40,000 शेयर्स हैं इक्विटी शेयर। सर आपको कैसे पता? मैंने कहा मुझे कोई सपना थोड़ी ना आएगा बच्चों। देखो लिखा हुआ है 40,000 शेयर्स, तो हर 40,000 शेयर्स के बदले में कितने बोनस शेयर मिलेंगे? यानी 40,000 अगर 4 शेयर के बराबर है, लिखा है ना, दिस मीन्स फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, जितने जो चीज जिसके बराबर होती है उसको इससे डिवाइड करते हैं और कितने बोनस चाहिए? 1 बोनस शेयर विल बी गिवन। तो इंटू कर देंगे 1 से। बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये कैलकुलेशन। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 10,000 शेयर्स। ओ, तो सर इसका मतलब बोनस शेयर 10,000 देंगे। मैंने कहा और क्या? बोनस शेयर 10,000 दिए जाएंगे। अब देखो बच्चों 10,000 बोनस शेयर्स है और 1 शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपए। इसका मतलब हमें बोनस शेयर की वैल्यू आ गई हमारे पास। जो फ्री में देने हैं हमें वो कितने देने हैं? 1 लाख रुपीस के बोनस शेयर हमें देने हैं। व्यवस्था कहां से करनी है? अरेंजमेंट कहां से करनी है? रिजर्व से। तो सबसे पहले हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से ले लें। अब आप देखिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स में पड़े कितने हैं? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 55,000 पड़े हैं, ये देख रहे हो आप। और 55 के 55 आप पूरे ले लेंगे। ठीक है जी, ओके सर, 55 के 55 हम पूरे ले लेंगे। इसके बाद देखो बच्चों कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स के बाद अब बारी किसकी आती है? अब आती है सिक्योरिटीज प्रीमियम की। सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर देखेंगे कितने पड़े हैं?
तो चलो बच्चों देख लेते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश 30,000 है, तो हमें 30,000 के 30,000 ले लेंगे पूरे, 30 अवेलेबल है, ये तो अवेलेबल है, ये टेकन है। तो आपने कितने ले लिए, पूरे के पूरे 30 ले लोगे इसमें से भी, तो कितनी अरेंजमेंट हो गया 85,000 का। अब रिक्वायर्ड टोटल हमें 1 लाख की रिक्वायरमेंट है, अब हम कितने और लें, कितने और लें। अब देखो जनरल रिजर्व में अवेलेबल कितने हैं, 1,05,000 के। तो अब आप देखो यहां पर, अब लास्ट प्रायोरिटी आती है हमारे फ्री रिजर्व यानी जनरल रिजर्व की। तो जनरल रिजर्व में पड़े हैं 1,05,000 के, क्या मैं 1,05,000 ले लूंगा, ना जी ना, मुझे रिक्वायरमेंट तो केवल 15,000 की है, तो मैं 15,000 ले लूंगा, 1,05,000 में से 15,000 ले लूंगा और मेरी 1 लाख की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। क्योंकि यहां से यहां तक 85 की तो हो चुकी थी, 15 और ले लूं तो 1 लाख पूरे हो जाएंगे। सर बात समझ में आ गई, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से ले लिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी ले लिया, जनरल रिजर्व से भी ले लिया, और क्वेश्चन में मेंशन भी था कि हमें मिनिमम रिडक्शन करना है फ्री रिजर्व में, तो हमने मिनिमम रिडक्शन ही किया। तो चलो बच्चों फिर देरी किस बात की, अब आप सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट कर दो 30,000 से, तो एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने रुपए से हो जाएगी बच्चों, 30,000 से। तो 30,000 लिख दो अब आप यहाँ पे, खत्म। सर अभी तो शुरू भी नहीं हुआ और आपने खत्म बोल दिया। बच्चे अगर हम खत्म खत्म बोलते जाते हैं ना, तो जल्दी समय अच्छा पास हो जाता है और लगता है बस हाँ जी खत्म होने वाला है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे बच्चों को होता है ना, बस बस सुई लगाते हैं तो बस बस बच्चे लग गई, बस वही बात है बच्चों आप लोगों के साथ, कि आप लोगों को भी मैं बच्चों जैसे बिल्कुल बताता हूँ। देखिए अब हो गई यहां पर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व्स टू बोनस टू शेयर होल्डर, खत्म। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, सर पूरा लिखो ना सर, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। मैंने कहा ठीक है बच्चों, बोनस टू शेयर होल्डर लिखो या बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, बात बराबर है। तो सर बोनस टू शेयर होल्डर भी लिख सकते हैं, मैंने कहा हाँ, तो लिख लो फिर। तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट 1 लाख। सर आगे हम बताएंगे, क्या बताओगे, बताओ फिर। सर मैंने कहा बोलो। सर बोनस टू शेयर होल्डर को अब आप डेबिट कर दो, मैंने कहा ठीक है फिर। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर इसमें भी 1 लाख से एंट्री करेंगे, मैंने कहा हाँ। सर खत्म, मैंने कहा हाँ बच्चों खत्म। सर ये तो वाकई आपने सही कहा था कि खत्म, तो ये तो जल्दी खत्म हो गया। तो यही तो बच्चों बोनस शेयर सबसे आसान, मैंने कहा था ना सबसे आसान चैप्टर कौन सा, बोनस शेयर। तो यहां पर आपके मॉड्यूल, आपके आईसीआई मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, आज हमारा चैप्टर चल रहा था बोनस शेयर, और अब हम लोग करेंगे इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 3। अब आप बोलेंगे सर कल तक तो आपने हमें एग्जाम्पल नंबर 1 कराया था, लास्ट क्लास के अंदर आपने हमने एग्जाम्पल नंबर 1 कराया था, उसके आप डायरेक्ट 3 पर आ गए, 2 क्यों नहीं। मैंने कहा 2 थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो, उसमें कुछ नई बात समझाने वाली है। अभी आप करेंगे एग्जाम्पल नंबर, तो चलिए बच्चों अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। अब आपके मन में एक बात आएगी, सर एग्जाम्पल नंबर 3 2 कहाँ गया। तो मैंने कहा बच्चों 2 एग्जाम्पल के अंदर जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है आपकी स्टडी मटेरियल का, उसके अंदर कुछ नया कंसेप्ट है, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, उसको मैं बाद में कराता हूं। पहले आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। तो आपके आईसीआई मॉड्यूल का, आपके स्टडी मटेरियल का ये है इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो देखना ये कि इलस्ट्रेशन नंबर 3 किस तरीके से होगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2001। ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखी हुई है इसके अंदर 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच 1 लाख, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 10 लाख, टोटल मिला के 11 लाख ये ऑथोराइज्ड कैपिटल थी। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल आपको दे रखी है 8,000 12% प्रेफरेंस शेयर 10 ईच के हैं, 90,000 इक्विटी शेयर है 10 ईच के
और 8 पेड अप है। आगे देखिए क्या लिखा है, रिजर्व एंड सरप्लस जनरल रिजर्व है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश लिखा हुआ है, कलेक्टेड इन कैश, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। क्या हम रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज कर सकते हैं? आंसर है नहीं, हम रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं कर सकते। बोनस शेयर को इशू करने के अंदर आप रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं कर सकते। आगे देखिए बच्चों, सिक्योर्ड लोन लिखा हुआ है। सिक्योर्ड लोन के अंदर आपके पास 12% डिबेंचर्स हैं, और उसके बाद इसके बाद आपके पास सिक्योर्ड लोन के बाद 12% डिबेंचर्स के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ दे रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2001, क्या लिखा है? ऑन 1 अप्रैल 2001 द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल एट ₹2 ईच ऑन 90,000 इक्विटी शेयर। ठीक है जी, क्या लिखा हुआ है? कंपनी ने 1 अप्रैल 2001 में कंपनी ने मेड किया फाइनल कॉल ₹2 का, क्योंकि ₹8 पेड अप थे, ₹2 फाइनल कॉल के मंगा लिए। तो क्वेश्चन को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब तक हम फाइनल कॉल के पैसे नहीं मंगा लेंगे तब तक हम बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। तो क्यों ना हम सबसे पहले फाइनल कॉल का मंगाने की एंट्री कर डालें। तो चलिए मेरे साथ साथ फाइनल कॉल मांगने की एंट्री करेंगे। अप्रैल 1 पे एंट्री करें आप, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और कितने रुपए से हो जाएगी? 90,000 शेयर्स पे मंगा रहे हैं हम ₹2 के हिसाब से। तो चलिए 90,000 शेयर्स हैं और ₹2 के हिसाब से मंगाते हैं, तो कितने हो गए? 1,80,000। कितना आ गया बच्चों? 1,80,000। ये तो पहली एंट्री हो गई। अब आप देखिए नंबर 2 की अगर हम बात करें तो अब हम बैंक की एंट्री करेंगे। इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल का जो पैसा आपने मंगाया अब आप उसको रिसीव भी कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, और ये हो जाएगी, ये भी 90,000 इंटू 2 से, यानी जितना पैसा आपने मांगा उतना पैसा आपको मिल गया, यानी पूरा कॉल्ड अप हो चुका है ये। तो यानी अब हम ये कह सकते हैं कि अब हम इनको बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, क्योंकि अब ये फुली पेड अप है। द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड बाय 20 अप्रैल। तो कॉल मनी कब तक रिसीव हुई? 20 अप्रैल पर। तो यानी हमें ये एंट्री कौन सी तारीख की करनी चाहिए? 20 अप्रैल की। आगे लिखा है देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स फ्री रिजर्व। बोनस इशू करने के लिए कैपिटलाइज करते हैं, यही होता है कैपिटलाइज ऑफ प्रॉफिट्स, यही तो बोलते हैं बोनस इशू को, बाय द वे ऑफ बोनस। तो लिख दिया बोनस इशू करना है, कैपिटलाइज करना है प्रॉफिट को, एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। हर 4 शेयर के बदले में आपको 1 शेयर देना है, यानी इस तरीके से रेशो लिखा हुआ होता है, फॉर एवरी 4 शेयर 1 बोनस शेयर विल बी गिवन। ये एग्जिस्टिंग शेयर को कितने बोनस देंगे? हर 4 के बदले में 1 देंगे। तो अब देखिए बच्चों, अगर मैं वर्किंग नोट की बात करूं तो यहां पर हमारे पास 90,000 शेयर्स थे ऑलरेडी, और हर 4 के बदले में 1 दे रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1। तो अब हम देख लेंगे इसको, 90,000 को करेंगे डिवाइडेड बाय 4 और इंटू करेंगे 1 से, तो ये बात पता लग जाएगा कि हमारे बोनस शेयर्स कितने इशू होने हैं। तो हमारे कितने इक्विटी बोनस इशू होने हैं? ये होने 22,500 हम बोनस इशू करेंगे। अब देखिए बच्चों, 22,500 बोनस शेयर इशू करने हैं। अब इसको वैल्यू में देखें तो हमें कितनी वैल्यू का अरेंजमेंट करना है? 2,25,000 का। हमें 2,25,000 का अरेंजमेंट करना है। अब देखिए आप 2,25,000 का अरेंजमेंट कैसे होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम पैसा किससे अरेंज करते हैं? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से। सबसे पहले आप पैसा किससे अरेंज करेंगे? कैपिटल रिजर्व से, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से। अब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हमारे पास है नहीं, तो हम अरेंजमेंट करने के लिए लेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम की हेल्प, क्योंकि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स के बाद बारी किसकी आती है? सिक्योरिटीज प्रीमियम की, बशर्ते ये कि वो कलेक्ट होना चाहिए कैश में। क्या क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि वो कैश में कलेक्टेड है? आंसर है हाँ। तो देखिए हमारे पास अवेलेबल कितना है?
और रिक्वायर्ड कितने की है। अवेलेबल है हमारे पास 20,000 और रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड तो 2,25,000 है, तो पूरा पूरा ही लेना पड़ेगा आपको 20 के 20। अब बारी किसकी आएगी, अब बारी आएगी जनरल रिजर्व की। अब आप देखिए आपके पास जनरल रिजर्व में भी पैसा है, तो जनरल रिजर्व से हम उठाएंगे। अब आप देखिए जनरल रिजर्व के अंदर कितने पैसे पड़े हैं, 1,60,000 के, और जरूरत कितने की है, पूरे पूरे 160 भी पूरा ले लेंगे। टोटल रिक्वायरमेंट हमें 2,25,000 की है। अब आपको कितने की जरूरत है, 2,25,000 में से आपने 20,000 अरेंज कर लिए, आपने 160 अरेंज कर लिए, तो माइनस करो 20,000 माइनस करो 1,60,000, तो यानी अरेंजमेंट हो चुका है हमारा 1,80,000 का। अब रिक्वायर्ड है हमारे पास 45,000, बैलेंस रिक्वायरमेंट 45,000 की है। और अब हम सहारा किसका लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जरूरत 45,000 की है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़े 2,05,000 है, तो क्या हम 2,05,000 में से 45 उठा लेंगे, हाँ जी बिल्कुल, हम इसमें से 45,000 उठा लेंगे। तो देखिए बच्चों, अब एंट्री क्या होनी है आपकी, आपने कॉल्ड अप अमाउंट तो कर दिया था। अब रिजर्व से जब आप पैसा उठाते हो तो क्या एंट्री करते हैं हम, सबसे पहले हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम से पैसा अरेंज किया, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, ये रहा। फिर आप अरेंज करोगे जनरल रिजर्व से, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। फिर अरेंज करेंगे किससे, प्रॉफिट एंड लॉस से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो कितना कितना अरेंज हो गया, 20, 160, 45, तो 20,000, 1,60,000 और 45,000। और क्रेडिट किसको करेंगे, टू बोनस टू शेयर होल्डर, टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। कितना आ जाएगा, 2,25,000। और अब आपको क्या काम करना है, फोर्थ एंट्री के अंदर, क्योंकि अब आपने देखिए रिजर्व से पैसा उठा लिया, बोनस टू शेयर होल्डर को डेबिट करके उनको क्या देने हैं, इक्विटी शेयर। तो अब आप डेबिट कर दीजिए, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये आ जाएगा 2,25,000 से, 2,25,000 से। और इस तरीके से आपकी ये सारी एंट्रीज इसकी हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक के पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो चलिए बच्चों, अब आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 के अंदर इन एंट्रीज के बाद अब आपको एक चीज और भी बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, कह रहे हैं शो नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, जो आपकी आपने कर ली है। और आगे क्या लिखा है, प्रिपेयर, क्या लिखा है, प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट immediately after bonus issue, assuming that the company has passed necessary resolution at its board meeting for increasing authorized capital। अब आप बोलेंगे सर ये क्या लिख दिया, ऑथराइज कैपिटल कैसे इंक्रीज हो गई। तो चलो बच्चों सारी बात समझाता हूं आपको कि ये किस तरीके से इंक्रीज हो गई। तो सबसे पहले तो आप बनाएं यहां पर हमारा आगे का पार्ट, लिखें बैलेंस शीट, लिखें बैलेंस शीट, ब्रैकेट में लिखें एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज एट 30th April 2001 आफ्टर बोनस इशू, आफ्टर बोनस इशू। तो आप सभी बच्चे फॉर्मेट तो जानते ही हो बैलेंस शीट का क्या है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो अब आप यहां पर लिखना चालू करें, यहां पर अब आप लिखना चालू करें, ये लिखें पर्टिकुलर, यहां आ जाएगा नोट नंबर, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं हम बैलेंस शीट का, तो एक्सट्रैक्ट अभी मैंने यहां पर लिख दिया एक्सट्रैक्ट है। और यहां लिखें आप अमाउंट, और ये आ जाएगी आपके यहां इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड
लायबिलिटी। ये आ जाएगा यहां पर शेयर होल्डर्स फंड। ये क्या आ जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड। और सबसे पहले आ जाएगा शेयर कैपिटल। तो बच्चों अब हमें क्या काम करना है? नोट नंबर 1 के अंदर शेयर कैपिटल की ही सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है। बी पॉइंट के अंदर आपके क्या आ जाएगा? यहां पर रिजर्व सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। अब नोट नंबर 2 के अंदर आपको रिजर्व सरप्लस की सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट, शेयर होल्डर फंड। सेकंड आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज, और नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर ए पॉइंट आपके पास आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब देखिए बच्चों, देखना क्या है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर क्या आना है, रिजर्व सरप्लस में क्या आना है, शेयर कैपिटल में क्या आना है। तो यहां मैं बनाने जा रहा हूं आपके नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले मैं जो इंफॉर्मेशन लिखने वाला हूं वो लिखने वाला हूं शेयर कैपिटल की। तो बच्चों शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहले आप लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बैलेंस शीट की सारी इंफॉर्मेशन है नहीं, तो जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही आपको सारा काम करना है। ठीक है बच्चों, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आपको सबसे पहले लिखनी है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के ऊपर ये पीछे क्या कंसेप्ट था, तो वही मैं आपको समझाने जाऊंगा। तो देखो बच्चों, बहुत गौर से देखिएगा कि आपके पास ऑथराइज्ड शेयर्स कितने थे? इक्विटी शेयर 1 लाख। टोटल हमारे पास ऑथराइज्ड कितने हैं? 1 लाख। 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। और आप ऑलरेडी इशूड कितने कर चुके हो? ऑलरेडी इशूड हम कर चुके हैं 90,000 के। बैलेंस कितने बचे हुए हैं बोनस के अंदर? वो बचे हुए हैं बोनस में 10,000 के। आप बोनस मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अब इसके हिसाब से देखा जाए तो मैक्सिमम हम कितने इशू कर सकते हैं अपन? अगर मैं बोनस इशू करना चाहूं तो ऑथराइज के ऊपर तो नहीं जा सकता ना। तो मैं अगर मैक्सिमम इशू करूं तो कितना इशू शेयर्स और कर सकता हूं? 10,000। जबकि मैं बोनस कितना इशू करने जा रहा हूं? 22,500। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने एक्स्ट्रा 12,500 मैंने एक्स्ट्रा करने। तो 12,500 मैंने एक्स्ट्रा इशू करने हैं। तो इसका मतलब यहीं पे ये बात समझ में आती है कि 90,000, अगर मैं इशूड की बात करूं तो 90,000 प्लस 22,500 की बात करें तो कितना आता है? इशूड कितना हो गया अब मेरा? इशूड की बात करूं तो 90,000 के ऊपर मैंने 22,500 इशू किए है। तो इसका मतलब 112500। और अगर ऑथराइज की बात करूं तो देखा जाए तो ऑथराइज मेरी 1 लाख थी, तो ये इशूड तो इसका मतलब ऑथराइज से ज्यादा निकल गई। तो इसका मतलब मुझे ऑथराइज कितने से बढ़ानी पड़ेगी? 12,500 से। तो ये कितने हो जाएंगे? 112500। फिर से समझ लो बच्चों, ये हमारे पास देखो इशूड थी 90,000 की। 90,000 थे, देख लो आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है। 22,500 की अगर आप बोनस शेयर इशू करते हो तो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाते हैं? इशूड 1,12,500। जबकि आपके पास ऑथोराइज शेयर 1 लाख ही थे। इसका मतलब आपको अपनी ऑथोराइज को भी इशूड के बराबर ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑथोराइज कम कैसे हो सकती है इशूड से? इशूड क्या होता है? ऑथोराइज का ही तो पार्ट होता है। तो हमें अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल को भी 12,500 से बढ़ाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बच्चों आप क्या लिखने वाले हो यहां पर? अब आप 1,12,500 की हमारी ऑथोराइज कैपिटल हो गई। ऑथोराइज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच। ठीक है जी। तो अमाउंट आ जाएगा 112500, जिसको हम डबल लाइन में लिखते हैं। अब देखिए बच्चों, अब मैं अगर इशूड कैपिटल की बात करूं तो इशूड कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऐसे लिखो पूरा। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर कैपिटल। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर कैपिटल। अब इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो गई?
अब यहां पर हमने गणित लगा ली कि 90,000 में 22,500 प्लस करोगे तो इशूड सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप भी 112500 हो जाएगी। ठीक है, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, 10 ईच फुली पेड अप, और ये फुली पेड अप हो ही गए थे हमारे। अब देखिए बच्चों, एक बात और खास बताना चाहता हूं कि ऐसे नंबर ऑफ शेयर जो कंसीडरेशन अदर देन कैश के अंदर हुए हैं, जैसे अब बोनस शेयर है उसके अंदर भी आपको कैश कलेक्ट नहीं हुआ था, तो आपके जो टोटल इशूड शेयर होते हैं उसमें से अपन को सेपरेट करके दिखाना पड़ता है ऐसे शेयर जिनके अगेंस्ट में आपको कैश नहीं मिला है। ये प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। तो आप क्या लिखेंगे, आउट ऑफ अबव जो 22,500 के बोनस शेयर थे जिसके अगेंस्ट में आपको कैश नहीं मिला था, आपको उसे अलग करके दिखाना पड़ेगा। आउट ऑफ द अबव 22,500 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच वर इशूड बाय वे ऑफ बोनस। तो ये अलग से प्रेजेंटेशन का तरीका है जो हमें इस तरीके से दिखाना चाहिए। तो 1125,000 आ जाएगा। अब बच्चों देखो, बात करता हूं प्रेफरेंस शेयर्स की। तो प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर हमारे ऑथराइज शेयर्स देखो कितने थे ऊपर, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया, वो तो ऐसे कैसे ही है। तो वो है हमारे 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर 10 ईच 1 लाख। तो लिख दो 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर, 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, ये हो जाएगा 1 लाख। अब ऑथोराइज शेयर्स टोटलिंग में नहीं आते, इसलिए अपन इसको टोटल डबल लाइन में दे देते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स की भी इशूड लिख लो आप, कितने हो गए, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड शेयर कैपिटल। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी, कितनी दे रखी थी ऊपर, 8,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच 80,000। तो यहां लिख देंगे 8,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये आ जाएंगे आपके 80,000। तो चलिए बच्चों, अब हमें बात पता लग चुकी है कि टोटल कितना अमाउंट आएगा। अब आप शेयर कैपिटल का अमाउंट जोड़ें, शेयर कैपिटल का अमाउंट जोड़ दीजिए। 11,25,000 और 80,000 को अगर हम जोड़ दें, यानी इस अमाउंट को, इशूड को, और इसको अगर आप जोड़ देते हैं तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 12,05,000 और वो हमारा शेयर कैपिटल में चला जाएगा। फिर आती है बात, यहां तक करने के बाद अब आप देखिए बात आती है रिजर्व सरप्लस की। तो रिजर्व सरप्लस का अमाउंट देखना है हमें, कितना कितना अमाउंट है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बच्चों, अब देख लेते हैं कि इसमें अंदर रिजर्व सरप्लस में कौन कौन सा अमाउंट आएगा। तो उसकी भी लिस्ट बना लेते हैं। तो चलिए यहां पर बनाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो सेकंड हमारा जो ये नोट्स टू द अकाउंट्स का ही पार्ट बना रहा हूं। तो नोट्स टू द अकाउंट्स में आपके सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारे पास लिखेंगे हम रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व तो एज इट इज आ गया, उसको तो हमने यूज ही नहीं किया था क्योंकि वो तो बोनस शेयर के अंदर यूज ही नहीं आता। तो लिखें रिवैल्यूएशन रिजर्व 35,000। इसके बाद देखिए बच्चों, आती है बात सिक्योरिटीज प्रीमियम की। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में 20,000 था हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम में, और आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम को पूरा पूरा यूज कर लिया बोनस शेयर के अंदर। 20,000 है और लेस करके दिखा दीजिए ताकि पता लग जाए कि बोनस शेयर में कितना लगा। यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू कितना, 20,000 का 20,000 लग गया पूरा, और ये नील हो गए बाहर। इसके बाद बात आती है जनरल रिजर्व की। अब आप देखिए, जनरल रिजर्व 1,60,000 था, जनरल रिजर्व में भी पूरा पैसा लग गया बोनस इशू के अंदर, पूरा यूटिलाइज हो गया वो भी। तो जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट है हमारे पास, 1,60,000। तो आप जनरल रिजर्व को भी पूरा पूरा यूटिलाइज कर देंगे, यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू 1,60,000। ठीक है जी, तो ये बाहर ये भी नील आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बच्चों।
क्या लिखा हुआ है इसके अंदर जनरल रिजर्व के बाद। अब आप चलें आगे तो हमारे पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है 2,05,000 और हम यूज कितना कर चुके हैं? अब आप जानते हैं इस बात को, हमने 45,000 का यूटिलाइजेशन कर लिया था। तो आप लिखेंगे यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू 45,000, तो यूज कर लिया 45,000, तो यह आ जाएगा 1,60,000। तो देखिए बच्चों 1,60,000 और 35,000 को अब आप जोड़ दो तो आपके पास आ जाएगा 1,95,000। तो इसका मतलब हमारे रिवैल्यूएशन इसके रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कितना अमाउंट आ जाना है? 1,95,000। अब लास्ट एंड द फाइनल हमारे पास बचता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो अब आप देख लीजिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर सिक्योर्ड लोन्स था, उसके अंदर हमने कुछ भी छेड़ा नहीं है उसको, ना तो कोई बढ़ा है ना घटा है। तो 12% डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर्स एट द रेट 100 ईच, तो यह आ जाएगा 5 लाख। तो यहां पर हम लिख देंगे अमाउंट 5 लाख का। तो अगर हम एक्सट्रैक्ट का टोटल लगाएं तो हमारे पास आता है 19 लाख। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाया, क्योंकि बोनस इशू को इशू करने से आपके ऑथराइज्ड कैपिटल एक्सीड जा रही थी, तो उसका क्या ट्रीटमेंट किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जाम्पल नंबर 3 स्टडी मटेरियल का आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।